हाँ भाई। नमस्कार सबको। अब अपनी आज क्लास है तीसरी, है ना। तो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अपन कॉमर्स, लेकिन मैंने आपको बोला था कि भाई साथ साथ अपन हल्का फुल्का डिस्कशन जो है, पेपर फर्स्ट है। हालांकि मैं पूरा तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत, ताकि एक जीवंतता बनी रहे, क्योंकि विषय में फिर भी इतनी दिक्कत नहीं आएगी जितनी पेपर वन में आती है। तो आप जो भी ऑनलाइन या ऑफलाइन जुड़े हुए हैं बच्चे, तो एक टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, सिर्फ आप सुनिए एक बार जो मैं बोलना चाहता हूं। ठीक है। ये आप जहां पे भी आप कोचिंग ले रहे हैं पेपर वन की, वहां आपको जरूर पढ़ाया जाएगा, या पढ़ा दिया गया होगा, या बहुत सारों का आप में से पढ़ा हुआ होगा। इंग्लिश में इसको बोल रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। ठीक है। राजस्थान का एकीकरण। तो राजस्थान पहले आपको पता है रियासतों में बटा हुआ था। आजादी से पहले, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 5-7 मिनट ही बात करूंगा इसके ऊपर, फिर अपन अपने विषय पे सब्जेक्ट पे आ जाएंगे। तो वो रियासतें राजा महाराजाओं की, रजवाड़ों की रियासतें थी। तो सब अपनी रियासत को इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र रखना चाहते थे। लेकिन जब देश आजाद हुआ, तो एक स्टेट बनाने के लिए, एक राज्य बनाने के लिए, उन सब रियासतों को एक करना जरूरी था। तो आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सुना होगा। भारत के लौह पुरुष उनको माना जाता है। तो उन्होंने इस एकीकरण में, इंडिया के एकीकरण में, और अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से राजस्थान के एकीकरण में भी उनका काफी बड़ा योगदान रहा। एकीकरण मतलब उन सभी रियासतों को एक साथ जोड़ना और एक स्टेट बनाना, राज्य बनाना। तो उसके चरण थे। पहले कौन से रियासतें जुड़ी, फिर कौन सी जुड़ी, फिर कौन सी जुड़ी। इस तरीके से मुख्य रूप से राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था, है ना। तो मैं, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, ये जो बैच मैंने लिया है फर्स्ट ग्रेड का, ये ऑब्जेक्टिव ये है कि सिलेक्शन हो हमारा, है ना, चयन हो मुख्य सूची में, अपने बच्चे ज्यादा से ज्यादा सेलेक्ट हो। तो एक छोटी सी पहल है, मेरा काम सब्जेक्ट पढ़ाना है, जीके पढ़ाना नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक टॉपिक जो है 4-5 दिन में आपको दे दूंगा कि भाई ये आपको तैयार करना है ना, ताकि आप जुड़े रहें। और फर्स्ट पेपर आप, हर, मेरे को पता है सब लोग तैयारी कर ही रहे हैं। तो ये राजस्थान का एकीकरण का जो टॉपिक है, आपको अगले 5 दिन का, अभी क्योंकि शुरुआत है, हालांकि ये टॉपिक तो बहुत छोटा है, इतना बड़ा नहीं है। टाइम तो आपको 1 दिन का या 2 दिन का ही देना चाहिए, लेकिन मैं आपको 5 दिन का टाइम देता हूं, है ना। आपके पास, सबके पास नोट्स होंगे, या जिस भी बुक से पढ़ रहे हो, कोई भी जो आपकी गाइड है, वहां से आप इसको पढ़ते रहेंगे। मैं 2-4 मिनट इसके ऊपर डेली थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर लूंगा, क्योंकि अपना काम सब्जेक्ट है, तो मैं भी ज्यादा इसको पढ़ाऊंगा तो उचित नहीं लगेगा। तो 2-5 मिनट हमेशा इसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे, तो आप, एक टॉपिक आपका साथ साथ चलता रहेगा, है ना। और जब भी आपको पढ़ाएंगे या पढ़ा दिया होगा, जिसको पढ़ा दिया फर्स्ट पेपर में, उसका रिवीजन टाइप में हो जाएगा। और जब पढ़ाएंगे आपको, तो फिर आपका वापस टीचर रिवीजन करा देगा। तो आप 5 दिन का टारगेट ले लेंगे और इस राजस्थान के एकीकरण को जीके में पढ़ लेंगे, है ना। और फिर इसमें कुछ जो थोड़ा बहुत है, मान लीजिए कुछ कोई छोटी बहुत ट्रिक बन सकती है, या कैसे चीजों को याद किया जा सकता है, लास्ट में मैं 5 दिन पूरे होने के बाद 10-15 मिनट में जल्दी जल्दी जो है, जो मेरा नॉलेज है, वो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा।
ठीक है, तो इससे आपको इसमें भी फायदा मिल जाएगा। और मेरा लालच इतना ही है कि मेरा बच्चा जीके वाले पेपर में साथ साथ जुड़ा रहे, क्योंकि विषय में तो हम सब साथ मिलके पढ़ ही रहे हैं, डेली पढ़ेंगे, तो विषय में तो मुझे विश्वास है कि हम अच्छा करेंगे, लेकिन जीके में भी मैं थोड़ी थोड़ी टांग लगाऊं, हालांकि लगानी नहीं चाहिए, लेकिन मेरा इतना ही लालच है कि मेरा कॉमर्स का बच्चा फर्स्ट पेपर में भी बहुत स्ट्रांग होके निकले। जब 5 दिन बाद ये टॉपिक अपना पूरा हो जाएगा, आप पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, मैं गाइड कर दूंगा, उसके बाद आपको कोई नया टॉपिक दे देंगे, और वही टॉपिक देंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो मेन जो टॉपिक है जहां से प्रश्न आते ही आते हैं, तो फिर अपन उस पर चर्चा कर लेंगे। अब देखो अपन अपनी क्लास 3rd स्कूल लेक्चरर कॉमर्स, अपन लोग टॉपिक पढ़ रहे थे सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी को हिंदी में हमने बात की थी, बोलते हैं क्या, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप या मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये अपना टॉपिक चल रहा था। सेंट्रल टेंडेंसी मोटा मोटी बोले तो एवरेज निकालने को ही बोलते हैं, एवरेज निकालने की जो विधियां हैं वही सब किस में पढ़ते हैं अपन, सेंट्रल टेंडेंसी में। हमने बोला सेंट्रल टेंडेंसी वाले टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है, मीन, मीन को हिंदी में बोलते हैं माध्य, दूसरा था मीडियन, मीडियन की फैमिली में और कौन है, क्वार्टाइल, क्वार्टाइल के बाद कौन है, डेसाइल, और फिर कौन है, परसेंटाइल। मीडियन मतलब माध्यिका, चतुर्थक, दशमक, और ये शतमक। उसके बाद अपने पास था क्या, मोड, मोड मतलब बहुलक। ये अपने टॉपिक थे। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि मीडियन और मोड, मीडियन की फैमिली के ये सारे बंदे और मोड, इनको मिला के क्या बोला जाता है, पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज का मतलब स्थितिक माध्य या स्थितिक माध्य। कल लिख लिया था ये बात हम लोगों ने। और मीन जो होता है वो 3 तरीके का होता है, एएम अरिथमेटिक मीन, जीएम मतलब ज्योमेट्रिक मीन, एचएम मतलब हार्मोनिक मीन, अंकगणितीय माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। इन टॉपिक्स को अपने को पढ़ना था। इनमें से टॉपिक हमने कोई सा भी पढ़ा नहीं था। एक बात और छोटी सी बताई थी कि मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, इन सबको मिला के क्या बोला जाता है, पार्टीशन वैल्यूज, पार्टीशन वैल्यूज, पार्टीशन वैल्यू, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विभाजन मूल्य, विभाजक मूल्य बोल देंगे। ठीक है, ये सब हमने कल की क्लास में थोड़ा सा पढ़ लिया था। अब आज आगे बढ़ते हैं। जो भी बच्चे ऑनलाइन भी हमसे जुड़े हुए हैं, मैं सबको ये बता रहा हूं कि भैया देखो, पढ़ेंगे एकदम आराम से, और मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को बहुत कुछ आता है, तो फिर वही बात है कि आपको जीरो से पढ़ना है और ढंग से सुनते रहना है। आप अपनी क्लास की स्पीड बढ़ा लेना अगर आपको लगता है कि ये तो पक्का आता है, लेकिन पॉइंट एक भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि पूरी क्लास ही आपने उड़ा दी। मैं स्पीड जो है मेरी धीरे धीरे बढ़ाऊंगा भैया ना, और आपसे भी यही उम्मीद करूंगा कि आप भी धीरे धीरे ही बढ़ाएं। शुरू में ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है, जोर लास्ट में लगाया जाता है। अब देखो बात करते हैं अपना जो मैथ्स या स्टेट्स जो होता है उसमें सीरीज या श्रेणी होती है। ये एएम, जीएम, एचएम, मीन, मोड, मीडियन को पढ़ने से पहले ये थोड़ी सी बेसिक बातें मैं आपको बता देता हूं। सीरीज या श्रेणियां,
मेनली तीन तरीके की श्रेणियां होती है मैथ्स में या स्टेट्स के अंदर। पहली कौन सी होती है, दूसरी और तीसरी। पहली सीरीज को हम बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज या व्यक्तिगत श्रेणी। इंडिविजुअल के बाद अपनी सीरीज होती है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट को हम बोलते हैं असतत, असतत श्रृंखला या असतत श्रेणी। और एक होता है कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस को हम बोलते हैं सतत श्रेणी। या सतत श्रृंखला। तो देखो, जब भी हम लोग मीन मोड मीडियन निकालते हैं तो जो क्वेश्चन आता है वो इंडिविजुअल सीरीज में भी आ सकता है, डिस्क्रीट में भी आ सकता है और कंटिन्यूअस में भी आ सकता है। तो इंडिविजुअल के सीरीज के क्वेश्चन या प्रश्नों को सोल्व करने का तरीका अलग होता है, डिस्क्रीट वालों को सोल्व करने का तरीका थोड़ा अलग होता है और कंटिन्यूअस वालों को सोल्व करने का थोड़ा तरीका अलग होता है। इसलिए हमें पहले ये पता तो रहे कि ये इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, डिस्क्रीट क्या होती है और कंटिन्यूअस क्या होती है। व्यक्तिगत श्रेणी, असतत श्रेणी और सतत श्रेणी। ठीक है। अब देखो, अगर मैं इंडिविजुअल सीरीज की बात करूं सबसे पहले कि इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती है, तो मैं पहले वो ही लिख देता हूं भैया। बहुत सरल सी बात है, ज्यादा टिपिकल नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए। जब भी डेटा ऐसे लिखे हुए आए, जैसे तुम्हें कोई बोले 5, 10, 20, 30 और मान लो लिख दिया तुम्हारे पास 7, इस तरीके से डेटा लिखे हुए आए तो ये एग्जाम्पल है किसका, इंडिविजुअल सीरीज का। कौन सी सीरीज का, अब तुम्हें कोई बोले इसका एएम निकालो, इसका जीएम निकालो, इसका मोड निकालो, तो इस तरीके से अगर प्रश्न आ रहा है तो वो कौन सा सीरीज का प्रश्न हो गया, व्यक्तिगत या इंडिविजुअल सीरीज का। ये आप लिख लो। इंडिविजुअल के बाद वाली सीरीज कौन सी है, डिस्क्रीट सीरीज। वो क्या होती है, उसका क्या एग्जाम्पल है वो देखो। अगली है मेरे पास डिस्क्रीट सीरीज, उसका एग्जाम्पल बता देता हूं। डिस्क्रीट का मतलब होता है असतत श्रेणी। डिस्क्रीट में क्या होता है, देखो डेटा ऐसे लिखे हुए आते हैं, एक्स और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एफ और एक्स। जैसे एक्स है 1 2 3 4 5 और उसकी फ्रीक्वेंसी है जैसे मान लो कुछ भी हो 5 7 2 11 17 17। तो अगर इस तरीके के डेटा आए हैं तो इसको कौन सी सीरीज बोलते हैं, डिस्क्रीट। कौन सी, डिस्क्रीट। एक्स आ रहा है 1 2 3 4 5 और एक और बच गई तीसरी, मैं यहीं लिख रहा हूं, अलग से नहीं लिखूंगा, कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज देखो उसका एग्जाम्पल बता देता हूं, एक्स और एफ। कंटिन्यूअस सीरीज में जो डेटा होता है वो ग्रुप्ड डेटा होता है। कौन सा डेटा होता है, ग्रुप्ड डेटा, ग्रुप्ड डेटा। सतत श्रेणी ये कैसे होती है, जैसे 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40 और फ्रीक्वेंसी है कुछ भी लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी में, वो पुरानी पिछले वाली लिख देता हूं 5 7 2 और 11।
तो अगर डेटा इस तरीके से लिखे हुए हैं तो इसको कौन सी सीरीज बोलेंगे? कंटिन्यूअस सीरीज। और अगर डेटा ग्रुप में नहीं लिखे हुए हैं, एक्स की एक एक वैल्यू ही है, तो इसको क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट सीरीज। अब जैसे इस क्वेश्चन का अगर मेरे को एम निकालना है तो अलग तरीका या अलग फॉर्मूला या अलग मेथड लगेगा। इसका निकालना है क्या? एम, तो थोड़ा अलग मेथड लगेगा। और वो जो मैंने अभी तुमसे थोड़ी देर पहले कौन सी पहली वाली कौन सी लिखवाई थी, इंडिविजुअल, वो उस तरीके से लिखते हैं। समझ आ गई बात? और ये जो तुम्हारी डिस्क्रीट सीरीज है ना, इसको हम आराम से इंडिविजुअल सीरीज में भी बदल सकते हैं। कैसे बदलते हैं पता होना चाहिए तुम्हें, तुम्हें कोई बदलवाएगा नहीं एग्जाम में, पता होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसको पढ़ना सीखते हैं अपन। इसका यही तो मतलब है कि एक जो है वो 5 बार आया है, फ्रीक्वेंसी मतलब जितनी बार आया। 2 कितनी बार आया है? 7 बार। 3 कितनी बार आया? 4 कितनी बार आया? और 5 कितनी बार आया? अब मान लो मैं इस टेबल की जगह एक को 5 बार लिख दूं, 1 2 3 4 5। ऐसे ही 2 को मैं कितनी बार लिख दूं? 7 बार। तो लिख दिया 2 2 2 2 2 6 और ये 7। ऐसे ही मैं 3 को मैंने लिख दिया 2 बार। 4 को कितनी बार लिखूंगा? 11 बार। तो अगर इस तरीके से 11 बार 4 लिख दूं और 5 को लिख दूं 17 बार, तो ये कौन सी सीरीज बन जाएगी? ये डिस्क्रीट है। और वो कौन सी बन जाएगी? इंडिविजुअल। सही है या नहीं? तो देखो डिस्क्रीट में इसीलिए बनाते हैं तब इतना, जैसे 5 को तुम 17 बार लिखो, इससे बढ़िया तो ये लिख दो ना, 5 17 बार आया। बाकी बनती इंडिविजुअल से ही है डिस्क्रीट। जब इंडिविजुअल सीरीज बहुत बड़ी हो जाती है ना, तो फिर उसकी फ्रीक्वेंसी जैसे इतनी बार लिखना फिर बोरिंग लगने लग जाता है, बड़ा लगने लग जाता है ना, दिखने में भी अच्छा नहीं लगता, गिनना पड़ेगा। इससे अच्छा टेबल बना के लिख दो तो सरल हो जाता है समझने में। तो ये इंडिविजुअल सीरीज ही किस में बदली जाती है? डिस्क्रीट में। तो अगर अपन ध्यान से इसको समझे तो इंडिविजुअल में और डिस्क्रीट में कोई फर्क नहीं है, केवल रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। समझ आ गई बात? तो ये है। तो सीरीज कितने तरीके की होती है अपनी मैथ्स में या स्टेट्स में? मेनली 3 तरीके की। इंडिविजुअल व्यक्तिगत सीरीज, डिस्क्रीट असतत, और कंटिन्यूअस को क्या बोलते हैं? सतत श्रृंखला या सतत श्रेणी। तो ये रिप्रेजेंटेशन है। अब देखो ये सीरीज पढ़ाने के पीछे का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? अब हम जैसे एएम निकालना सीखें कि एएम कैसे निकालते हैं, तो ये तो मैं कंपैरेटिवली आपको पढ़ाऊंगा ताकि तीनों का आपको पता लग जाए। एएम, दूसरा क्या हो गया? जीएम, और तीसरा क्या हो जाएगा? एचएम। एएम, जीएम और एचएम। अब देखो अगर एएम निकालना है कौन सी सीरीज में? इंडिविजुअल में। इंडिविजुअल को मैं फिर बोल रहा हूं, क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत श्रेणी में, इंडिविजुअल सीरीज में। एग्जाम्पल है, जैसे मान लो कोई भी एग्जाम्पल लिख दूं मैं, 18 और 2, इसका एएम निकालना है। तो इंडिविजुअल सीरीज में एएम जो हम लोग बचपन से हमें आता है, सबसे फेमस जो होता है वो कौन सा होता है? एएम। सेंट्रल टेंडेंसी के जितने भी मेजर्स है उनमें सबसे ज्यादा फेमस कौन सा होता है? सबसे ज्यादा लोकप्रिय, सबसे फेमस, सबसे ज्यादा यूज होने वाला मतलब सबसे ज्यादा काम में आने वाला मीजर। सेंट्रल टेंडेंसी का सबसे ज्यादा यूज होने वाला मीजर कौन सा है? एएम।
अब इसका एम कैसे निकलेगा भैया, इन दोनों को जोड़ दो, जितने भी नंबर है अगर उनका एम निकालना है तो उतनों को सबको क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। और डिवाइड कितने का करना है, एक दो, दो नंबर है तो दो का कर देंगे, तीन होते तो तीन का, चार होते तो चार का। तो कितने हो गए 18 और 2 20, 20, 20 में किसका डिवाइड करेंगे 2, तो कितना आंसर आ गया 10। कितना आंसर आ गया 10, एम आ गया। लेकिन ये तो केवल इंडिविजुअल सीरीज में ही आया। अब देखो भैया, मैं पहले तीनों के इंडिविजुअल सीरीज बताऊंगा आपको, फिर मैं डिस्क्रीट पे बात करूंगा। अब देखना ध्यान से, एम के बाद अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाना चाहूं, ये तो तरीका हो गया, इसका फॉर्मूला बनाना चाहूं तो क्या फॉर्मूला बनेगा, जितने भी वैल्यूज है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस आगे 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 प्लस xn डिवाइडेड बाई n, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। हम इसको x बार से इंडिकेट करते हैं या am। और इसको और शॉर्ट में लिखना चाहूं इस फॉर्मूले को तो ये बनेगा x बार इक्वल्स टू, मैथ्स में ये प्लस के निशान है ना, इनको सिग्मा बोलते हैं, तो बोलेंगे सिग्मा x अपॉन n। जितने भी x है उनको जोड़ लो, x मतलब जो जो वैल्यूज है उनको ऐड कर लो, इस सिग्मा का मतलब क्या होता है, प्लस करना है सबको, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा इंडिविजुअल सीरीज में। ठीक है, और अगर थ्योरी में फॉर्मूला लिखूं तो क्या लिखूंगा, समेशन ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, सभी अंकों का जोड़ डिवाइडेड बाय कितने नंबर है वो, समेशन मतलब जोड़ना, ये हो गया। अब देखो भैया, अगर एचएम निकालना पड़े अपने को, हार्मोनिक मीन, तो मैंने आपको बताया था हार्मोनिक मीन एवरेज स्पीड जब निकालते हैं तो क्या काम आता है, हार्मोनिक मीन। कल भी अपन ने चर्चा की थी कि अगर मैं सीकर से जयपुर जाता हूं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जयपुर से सीकर आता हूं 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो हार्मोनिक मीन कितना आएगा या एवरेज स्पीड कितनी आएगी मेरी, 150 आएगी नहीं, उसका मुझे एचएम निकालना है 100 और 200 का। तो देखो भाई हार्मोनिक मीन कैसे निकलता है, वही एग्जाम्पल, वही क्या ले लूं एग्जाम्पल 18 और 2, है ना। अगर एम निकालना होता तो दोनों को जोड़ लेता और 2 का डिवाइड कर देता, लेकिन हार्मोनिक मीन बेटा जी ऐसे निकलेगा, ऊपर तो आएगा 2, 2 मतलब ये जितने नंबर है वो तो ऊपर आ जाएगा, अगर 3 होते तो कितना आ जाता 3, 4 होते तो 4 आ जाता, तो भाई साहब 2 तो ऊपर आ गया, और नीचे आएगा इनका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, 18 का उल्टा कितना होता है 1/18, 1/18, तो यह आएगा नीचे 1/18 प्लस ये कितना आएगा 2 की जगह 1/2। कई बार बच्चे जल्दबाजी में ये बोल देते हैं कि एचएम जो होता है ना वो एएम का उल्टा होता है, नहीं ये गलत बात है। देखो एएम का उल्टा होता तो कितना होता, ये 18 प्लस 2/2, तो वो कितना होना चाहिए था 2 ऊपर आ जाता, और नीचे कितना आता 18 प्लस 2, लेकिन यहां तो 2 तो ऊपर तो आ गया, लेकिन ये और उल्टा हो गया। अगर ये एएम का उल्टा होता तो ये आना चाहिए था ना 2 डिवाइडेड बाई 18 प्लस 2, सही बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा, क्योंकि एएम तो ये आ रहा है ना इसका 18 प्लस 2/2, तो उल्टा नहीं होता। अगर इसकी डेफिनेशन हिंदी में या थ्योरी में आएगी ना बेटा हार्मोनिक मीन की, तो उसमें रेसिप्रोकल वर्ड आएगा, और वो भी 2 बार आएगा। कौन सा शब्द आएगा रेसिप्रोकल, मैं पूरी डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा, एग्जाम में अगर थ्योरी में पूछता भी है तो ये शब्द जरूर आएगा। कौन सा शब्द, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा ही होता है प्रोकल,
और वो भी कितनी बार आएगा? 2 बार। रेसिप्रोकल। क्यों 2 बार क्यों आएगा? क्योंकि पहले तो ये 2 आप ऊपर आया, ये उल्टा हो गया, फिर ये 18 और 2 भी उल्टे हो गए, इसलिए इसकी परिभाषा में, इसकी डेफिनेशन में, हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन में कौन सा शब्द आएगा? रेसिप्रोकल। और वो भी कितनी बार आएगा? 2 बार। अब उसकी क्या डेफिनेशन होगी हमें मतलब नहीं है, एग्जाम में रेसिप्रोकल शब्द दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या आंसर आएगा उसका? हरात्मक माध्य। रेसिप्रोकल को हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम या उल्टा। अब ये देखो कैसे निकलेगा, आगे हम सब समझदार हैं। 2 तो ऊपर आएगा, 18 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 18। यहां कितना आएगा? 1 प्लस यहां कितना आएगा? 9। सही बात है या नहीं? अब आगे बढ़ेंगे तो 2 तो ऊपर रह जाएगा और ये 18 पलट के ऊपर भाग जाएगा ना, 18 ऊपर चला जाएगा ना, तो 2 इंटू 18 और नीचे कितना आ जाएगा भैया? 10। तो 18 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे कितना हो गया? 36। 10 का डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया? 3.6। और इसी प्रश्न का एम कितना आया था? 10। और इसी प्रश्न का एचएम कितना आया जी? तो दोनों बराबर होते हैं या अलग अलग होते हैं? अलग अलग ही हैं अभी तक के हिसाब से। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं जब एवरेज स्पीड निकालनी पड़े, जैसे एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए कि कोई बच्ची अपने घर से कोचिंग आती है, वो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आती है और जाती है तो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, तो बताओ उसकी एवरेज स्पीड कितनी है? तो क्या निकाल के आओगे? एम निकालोगे या एचएम निकालोगे? एचएम निकालेंगे और आंसर 3.6 आएगा, ना कि 10 आएगा। और एचएम निकालते कैसे हैं? जितने भी नंबर है, 5 है, 4 है, वो तो नंबर, वो तो संख्या ऊपर लिख देंगे और नीचे उनका रेसिप्रोकल लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से एचएम निकलेगा। फॉर्मूला अगर इसका बनाना पड़े मुझे, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला अगर मुझे बनाना पड़े तो क्या होता है? एन तो ऊपर आएगा और डिवाइड में क्या आएगा? 1/x1, उल्टा हो जाता है ना, प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 प्लस आगे 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 प्लस 1/xn। इसको छोटा करना चाहूं इस फॉर्मूले के तो क्या हो जाएगा? n/सिग्मा, जोड़ लो इन सबको, क्या होगा? 1/x। ये एचएम का फॉर्मूला हो जाएगा। कौन सी सीरीज पढ़ा रहा हूं अभी तक मैं? इंडिविजुअल, केवल इंडिविजुअल की बातें कर रहा हूं मैं। और अगर थ्योरी में आता है तो रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम शब्द आएगा तो क्या आंसर लगा के आएंगे? एचएम, हरात्मक माध्य। और इधर आएगा, अगर थ्योरी में लाइन लिखी हुई है कि सभी अंकों का समेशन या जोड़ लेते हैं और नंबर का डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या होगा? एम। ज्यादा लोकप्रिय, ज्यादा यूज इनमें से एम होता है या एचएम होता है? एम सबसे ज्यादा यूज होता है। एवरेज स्पीड जब मुझे निकालनी पड़े तो क्या करना पड़ेगा? एचएम या एम? एचएम। समझ आ गई बात? तो ये है तुम्हारे एचएम का खेल। तो आप ये एम भी लिख लो और ये एचएम का एग्जाम्पल भी लिख लो। नहीं, अभी मेन मोटा क्वेश्चन इसका एवरेज स्पीड का ही पूछता है जनरली, और भी जगहों पे काम आता है थोड़ा बहुत, वो मैं आपको बता दूंगा, है ना। बाकी एग्जाम में जनरली क्वेश्चन यही पूछता है कि कोई रेलगाड़ी या कोई बस या कोई गाड़ी इस स्पीड से तो गई और इस स्पीड से आई, बताओ एवरेज स्पीड निकालो। तो हम जल्दबाजी में अगर पढ़ा हुआ नहीं रहता तो हम क्या लगाते हैं? एम, जो कि गलत हो जाता है। और इस टॉपिक का फायदा सभी बच्चों को ये बता दूं कि ये टॉपिक आपके फर्स्ट पेपर में भी है, तो ये रिवीजन टाइप में ही हो रहा है आपका। अच्छा है, हाँ, तो आपके लिए अच्छा है कि आपको 2-4 बार पढ़ने का मौका मिलेगा, ज्यादा जोर भी नहीं आएगा। इसका क्वेश्चन सेकंड पेपर में भी पक्का आएगा और फर्स्ट में भी पक्का आएगा, तो अपने को अच्छे से पढ़ना है इसको आराम से। हो गया। अब देखो हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन की। देखो ज्योमेट्रिक मीन जो होता है ना, वो जनरली कम काम आता है थोड़ा, क्योंकि इसको निकालना थोड़ा टफ होता है।
कैलकुलेटर की हेल्प के बिना इसको निकालना थोड़ा हार्ड होता है, और अब मुझे पता है कि हमारी एग्जाम में कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है, तो छोटा मोटा प्रश्न आता है ना, वो तो जीएम का अपन कर लेते हैं, और ज्यादा हार्ड आएगा तो बिना कैलकुलेटर के होता नहीं है। लेकिन हम हमारी एग्जाम के हिसाब से क्या पूछ सकता है उसकी चर्चा तो जरूर करेंगे। तो देखिए जीएम क्या होता है, वही एग्जाम्पल तो मैं फिर दूंगा, मैं 18 और 2, इसका मुझे जीएम निकालना है। क्या निकालना है? जीएम। तो बेटा जी हम क्या करते हैं, जब भी जिन भी नंबर्स का जीएम निकालना रहता है उनको पकड़ के मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गुणा, मल्टीप्लाई। तो हमें करना है 18 इंटू 2, और फिर इसका nth रूट ले लेते हैं। nth रूट मतलब nवा मूल। रूट में और स्क्वायर रूट में अंतर होता है, ये ध्यान रखना। रूट कोई सा भी हो सकता है, स्क्वायर रूट भी हो सकता है, क्यूब रूट भी हो सकता है। तो देखो क्या करेंगे, 1 और 2 इन दोनों को क्या कर लिया? मल्टीप्लाई। अब यहां ब्रैकेट लगा देंगे, और यहां ये 2 है ना, तो लिख देंगे 1/2। अगर ये संख्या 3 होती तो यहां कितना लिख देते? 1/3। ये 4 होती तो कितना लिख देते? इसको मैं बोलूंगा दूसरा रूट। कौन सा रूट है? दूसरा रूट। दूसरे रूट को स्क्वायर रूट बोलते। अगर 3 होता तो इसको क्या बोलते? तीसरा रूट। 4 होते तो क्या बोलते? चौथा रूट। इसीलिए ज्योमेट्रिक मीन में हम nth रूट लेते हैं। तो मैं यहां लिखता हूं, अगर ज्योमेट्रिक मीन की एग्जाम में कोई थ्योरी में पूछेगा ना, थ्योरी मतलब लिखा हुआ शब्दों में कोई लाइन आएगी, तो ये शब्द जरूर लिखा हुआ आएगा nth रूट या nवा मूल, ये जरूर लिखा हुआ आएगा। पूरी डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये 2 होंगे तो यहां बट कितना आ जाएगा? 1/2। 3 होंगे तो कितना आ जाएगा? 1/3। 4 होंगे तो कितना आ जाएगा? 1/4। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जब पावर में 1/2 घात जब 1/2 होती है तो इसका मतलब होता है रूट ही है ये। इसको लिखूंगा 18 इंटू 2 का रूट। इस रूट को हटा के मैं कितना क्या लिख सकता हूं पावर में? 1/2। तो चाहे मैं रूट का साइन लगाऊं चाहे पावर 1/2 लगाऊं, एक ही बात है। लेकिन अगर 3 अंक होते जैसे 18, 2 और 6 होते बेटा, तो हम इसको लिखते 18 इंटू 2 इंटू 6, और पावर कितनी लगाते? 1/। लेकिन हम इसको केवल ये नहीं लिख सकते, रूट लगा दिया 18 इंटू 2 इंटू 6 ना, ये रूट तो केवल कितनी पावर को दिखाता है? 1/2 को दिखाता है। अब अगर मुझे 1/3 वाला चाहिए ना, तो यहां पे छोटा सा 3 लिखना पड़ेगा। अगर 2 ही चाहिए तो यहां 2 लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि ये 1/2 ही है। समझ गए क्या मेरी बात को? अगर 4 अंक होते, 18, 2, 6 और 5 और होता, तो हम इसको कैसे लिखते? 18 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 5, और पावर कितनी लगाते जी? 1/4। और अगर इसको इस पावर को हटा के अगर ऐसा लिखना पड़ता तो यहां क्या लिखते? 18 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 5। बस इतना ही छोड़ देते, या यहां पे 4 लिखते, छोटा सा 4 लिखते। ये है भैया। अगर 2 ही है तो यहां 2 लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसको तो बोलते हैं स्क्वायर रूट। लेकिन हमेशा ही स्क्वायर रूट लेते हैं क्या जीएम निकालते टाइम? नहीं। अगर 2 ही अंक है तब तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, 3 होंगे तो 3 वाला रूट, 4 होंगे तो 4 वाला रूट। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इस रिप्रेजेंटेशन का, है ना। आप ये चाहे लिखना चाहो तो लिख लो, या आपको ध्यान में रह जाए तो बढ़िया है, लेकिन एक बार समझ लो मैटर क्या है। अब देखो, अब ये तो हमें पता ही है कि 18 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है? 36, और 36 का रूट कितना होता है? कितना होता है? 6। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि 36 का रूट प्लस का 6 भी होता है और माइनस का 6 भी होता है, लेकिन यहां हम केवल प्लस का 6 ही लिखेंगे, माइनस का नहीं लिखेंगे, क्योंकि गुणात्मक माध्य जो होता है धनात्मक संख्याओं का ही लिया जाता है। हालांकि 36 का जो रूट है वो मैथमेटिक्स या गणित तो ये बोलती है कि +6 भी होता है और -6 भी होता है, पढ़ा हुआ है ना बचपन में अपन सबका। लेकिन
हम क्या निकाल रहे हैं, ये टॉपिक कौन सा है, गुणात्मक माध्य या जीएम है। तो जीएम हमेशा प्लस की संख्याओं का ही लेंगे, तो जीएम हमेशा कौन सी संख्याओं का लेते हैं, धनात्मक का। तो ये बात भी आप, मैं यहां लिख देता हूं, जीएम केवल धनात्मक संख्याओं का लिया जाता है, धनात्मक संख्याओं का लिया जाता है या निकाला जाता है। GM is calculated only for positive numbers। तो इसका GM कितना आ गया बेटा जी, 6। इसी प्रश्न का HM कितना आया था, 3.6, और इसी प्रश्न का AM कितना आया था, 10। अब देखो अगर 3 संख्याएं होती तो चलो इसका फॉर्मूला भी मैं तुम्हें बता दूं। तो GM अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू आगे 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 मल्टीप्लाई xn, और पावर में कितनी आएगी, 1/n। ये इसका फॉर्मूला होगा, nth रूट। और GM का अगर थ्योरी का क्वेश्चन आएगा तो क्या शब्द जरूर आएगा, nth रूट। nth रूट मतलब nवा मूल, ठीक है। जिनका भी GM निकालना है उन सब संख्याओं को पकड़ के जोड़ोगे या मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करके क्या ले लेना है, nth रूट ले लेना है। अब nth रूट वैसे तो कैलकुलेटर पे ट्रिक व्रिक होती है इसकी, लेकिन हम तो एग्जाम देंगे RPSC का, वहां कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो देखो nth रूट कैसे निकालते हैं जुगाड़ करके। 36 का रूट तो चलो हमें याद था, लेकिन मान लो 4-5 संख्याएं होती तो फिर कैसे करते। तो देखो यहां देखना एक बार, थोड़ा मैं बेसिक सा बताऊंगा, ज्यादा डीप नहीं लेके जाऊंगा। अब जैसे है एक क्वेश्चन लिख देता हूं तुम्हारे लिए, 16, 2 और 2, इनका मुझे निकालना है क्या, GM। क्या निकालना है, GM। तो क्या तरीका है बताओ बेटा GM निकालने का। क्या करूंगा, 16 इंटू 2 इंटू 2, और कौन सा रूट लूंगा, इसको क्या लिखा जा सकता है, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32, ये 64, तो ये हो गया 64। यहां लगा दिया रूट। क्या ये और ये सही है, दोनों एक ही बात है। ये तो 1/3 है और ये रूट है केवल, तो यहां कितना लिखना पड़ेगा, 3। इतना तो हो गया। अब 64 का क्यूब रूट कितना होता है, मान लीजिए मुझे याद नहीं है। अरे याद है या नहीं है, कुछ बच्चों को याद होगा लेकिन मेरे को तो नहीं याद है। तो 64 का केवल रूट निकालना है या कौन सा रूट निकालना है, क्यूब रूट। अब 64 का क्यूब रूट निकालना है, आपको ये मानना है कि मुझे याद नहीं है। तो बताओ एग्जाम तुम्हारा ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन में ऑप्शंस तो आएंगे ना। तो देखो यहां पे मान लो पहला ऑप्शन आया 3, दूसरा ऑप्शन आया 4, तीसरा ऑप्शन आ गया 5, और चौथा ऑप्शन आया इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, ये आ गया। अब अगर मुझे चेक करना है कि इसका आंसर कितना आएगा, तो आपको क्या करना है, पहला ऑप्शन है ये चेक करता हूं सही है या गलत है। तो इस पहले ऑप्शन में जो नंबर है ना, उसको आपस में खुद से ही 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। हमेशा ही 3 बार नहीं करना है, यहां तीसरा रूट है इसलिए 3 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अगर यहां 4 होता तो इस 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करता, 4 बार। तो देख लूंगा मैं 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना आता है, 27 आता है। अगर ये संख्या है तो सही है, नहीं तो गलत है। ऐसे ही 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है मुझे, 3 बार या 4 बार या 6 बार, 3 बार। यहां जितना है ना भाई, 3 संख्याएं हैं तो 3 बार ही, 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना होगा, 16, 16 और 64 हो गया ना। तो ये 64 इसके बराबर आ गया ना। तो ऐसे चेक कर लेंगे अपन अगर याद नहीं है तो। और संख्या एग्जाम में अगर प्रश्न आ भी गया तो बहुत बड़ा प्रश्न नहीं आएगा, आप चेक कर पाओगे। समझ में आ गई मेरी बात। अगर यहाँ 4 संख्याएं होती तो फिर यहाँ कितना लिखते, 1/4। कितना लिखते, 1/4। फिर ये जो जितने भी इनको मल्टीप्लाई करने पे कोई नंबर आता, अरे आता या नहीं आता। फिर इन जितनी भी ऑप्शंस है उनको कितनी कितनी बार मल्टीप्लाई करके देखना पड़ता। जैसे 3 को कितनी बार गुणा करते,
4 बार, 3 × 3 × अगर उसको मल्टीप्लाई करने पे ये रूट के अंदर जो वैल्यू है वो आ गई तब तो सही है, नहीं तो गलत है। समझ में आ गई बात? तो ये एग्जाम्पल भी आप लिख लो, लिखो। तो मेरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। और 5 वाले को आप मल्टीप्लाई करके देख लो भले ही, 5 × 5 × 5 कितना होता है 125, लेकिन मुझे तो 64 चाहिए। और ये बात लिख लेना, जीएम मतलब nth रूट, nवा मूल, क्योंकि थ्योरी में अगर लिखा हुआ है तो वहां दिख जाएगा तुम्हें। nth रूट की जब बात हो रही है तो जीएम होगा, रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम की जब बात हो रही है तो आंसर क्या होगा, एचएम होगा। आपसे कोई पूछ ले कि ऋणात्मक संख्याओं के लिए हम इनमें से क्या नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो क्या आएगा, जीएम। जीएम हमेशा धनात्मक संख्याओं का ही निकाला जाता है, ऋणात्मक का कभी भी नहीं निकाला जाता है भैया। इफ यू वांट टू कैलकुलेट जीएम, अगर हमें जीएम कैलकुलेट करना है तो जितने भी हमारे को नंबर दिए उन सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके उनका कौन सा रूट ले लेना है, nth रूट। और जब छोटा नंबर हो तो अगर मेरे को रूट वूट याद है तो सीधा कर दूंगा, याद नहीं है तो फिर ऑप्शन मेथड से गुणा कर करके देख लूंगा। इतनी सी बात है, समझ आ गई बात। एएम, जीएम, एचएम, एएम, जीएम और एचएम। अब अगर अब बात करें तो क्वेश्चन एक ही था या अलग अलग थे, तीनों एक ही था ना, 18 और 2, लेकिन एएम आया 10, जीएम आया 6 और एचएम आया 3.6। तो आप सबको एक बात बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप किसी भी एक ही प्रश्न का एएम भी निकालोगे, जीएम भी निकालोगे और एचएम भी निकालोगे, और संख्याएं अगर अलग अलग हैं, जैसे 18 अलग है, 2 अलग है, अलग ही तो है संख्या, तो हमेशा, केवल इसी प्रश्न की बात नहीं है, हमेशा एएम सबसे बड़ा आएगा, जीएम उससे छोटा आएगा और एचएम सबसे छोटा आएगा। 18 और 2 का तो मैंने तुम्हें निकाल के दिखा दिया। अब तुम्हें हर निकालने की जरूरत नहीं है, सारे निकालने के देखने की जरूरत नहीं है। जैसे तुम्हें कोई बोले 10 और 15 का, अब आप कैलकुलेट करने मत बैठ जाना, बस मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूं। 10 और 15 का जो एएम आएगा ना वो सबसे बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा क्या आएगा, जीएम, और सबसे छोटा कौन आएगा। तो ये गणित का एक सिद्धांत है, एक रूल है कि जब संख्याएं अलग अलग है और उन संख्याओं का क्या निकाला जाए, एएम, उन्हीं का क्या निकाला जाए, जीएम, और उन्हीं का क्या निकाला जाए, एचएम, देन ऑलवेज जो है, हमेशा जो है, एएम हमेशा बड़ा, फिर उससे छोटा जीएम, और सबसे छोटा क्या आएगा, एचएम। और एक बात और है, अगर संख्याएं समान है, अलग अलग नहीं है, जैसे 18 और 18 का ही क्या निकालूं, एएम, तो 18 और 18 का एएम भी 18 आएगा, 18 और 18 का जीएम भी 18 आएगा, और 18 और 18 का एचएम भी 18 आएगा। ये सब बात मैं लिखवाऊंगा तुम्हें, लेकिन ये सामने हमारे प्रश्नों के उत्तर आए हुए, आंसर आए हुए, इसलिए चर्चा कर रहा हूं। तो अगर संख्याएं समान है तो एएम हमेशा किसके बराबर होगा, जीएम के, और जीएम किसके बराबर होगा, एचएम के। लेकिन अगर संख्याएं असमान है तो एएम सबसे बड़ा, जीएम उससे छोटा, एचएम सबसे छोटा। ये बात किससे सिद्ध हो रही है, ये एग्जाम्पल जो मैंने तुम्हें करवाया उससे सिद्ध हो रही है। अब हमें बहुत सारे देखने की जरूरत नहीं है, ये तय है। अगर सारे नंबर अलग अलग हैं तो एएम इज ग्रेटर, तो एक रिलेशन तो देखो एएम, जीएम और एचएम में ये है ना। तो आप ये समझ में अगर आपको आ गया है, मैं इंडिविजुअल सीरीज ही अभी मैंने सोल्व कराई है, डिस्क्रीट पे और कंटिन्यूअस पे तो मैं गया ही नहीं हूं। तो अगर ये आपको समझ में आ गया निकालना, तो उसके बाद अगली बात है रिलेशन बिटवीन एएम, जीएम एंड एचएम। ये भी एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो एएम, जीएम और एचएम में क्या रिलेशन है, अगर प्रश्न में ये बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है कि संख्याएं अलग अलग है, तब तो एएम, जीएम और एचएम आपको लिखना नहीं है, मैं बाद में लिखवा दूंगा। अभी
एम सबसे बड़ा, जीएम उससे छोटा और एचएम सबसे छोटा। सही बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा? व्हेन द नंबर्स आर अनइक्वल, जब संख्याएं क्या है, अलग अलग है। 18 और 2 अलग अलग ही है ना। और अगर हमें एग्जाम में बोले अगर संख्याएं एक जैसी हैं तो क्या रिलेशन आएगा एएम जीएम में? एएम बराबर होगा किसके? जीएम के। बराबर होगा किसके? एचएम के। When all the numbers are equal, then the relation between AM, GM और HM तो ये होगा। When all the numbers are unequal, तो AM, GM और HM में ये रिलेशन होगा। लेकिन अगर एग्जाम में तुम्हें बोले कुछ नहीं बताया कि नंबर्स इक्वल है या अनइक्वल है, तो फिर AM और GM और HM में ये रिलेशन आएगा। AM बड़ा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इस साइन को क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन इक्वल्स टू। GM ग्रेटर देन इक्वल्स टू HM। तो 3 प्रश्न बन सकते हैं, एक नहीं। कितने प्रश्न बन सकते हैं? 3। अगर आपको बोले व्हेन ऑल दी ऑब्जर्वेशंस आर सेम, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन AM, GM एंड HM? सेम है तब तो दूसरे वाला। व्हेन ऑल दी ऑब्जर्वेशंस आर डिफरेंट, तब ये। और अगर बोले व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन AM, GM एंड HM, कुछ नहीं बताया सेम है या डिफरेंट है, तो फिर क्या आएगा? ये। समझ आ गई मेरी बात? अगर सारी संख्याएं समान है तो AM, GM, HM बराबर आएंगे। अगर संख्याएं असमान है तो AM सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा GM और उससे छोटा HM। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन केवल इतना पूछता है कि AM, GM और HM में संबंध बताइए, तो हम क्या करके आएंगे? तीसरे वाला करके आएंगे या पहला या दूसरा करके आएंगे? तीसरा। केवल संबंध पूछ ले, कुछ बताए नहीं, तब तीसरा। अगर हमें बोल दे संख्याएं बराबर है तो AM, GM, HM में क्या संबंध आएगा? तो ये रहा। अगर संख्याएं बराबर नहीं है तो AM, GM, HM में क्या रिलेशन आएगा? पहला। समझ आ गई मेरी बात? तो इस तरीके से ये रिलेशन रहेगा। केवल धनात्मक संख्याओं का क्या निकलेगा? GM। औसत गति निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है, तो हार्मोनिक मीन। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल शब्द आएगा, व्युत्क्रम शब्द आएगा, तो क्या आंसर करके आएंगे? हार्मोनिक मीन। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या करके आएंगे? अरे रेसिप्रोकल HM। nth रूट वर्ड आएगा तो क्या आंसर आएगा? GM। nवा मूल रूट पूछ ले तो क्या आएगा? GM। इस तरीके से है। तो ये लिखने के बाद अपन लिख सकते हैं रिलेशन बिटवीन AM, GM एंड HM। हाँ, नहीं वो जैसे देखो क्या होगा, क्वेश्चन कई तरीके के आते हैं। जैसे आपसे बोल दे कि 5, 7, 10, 15 इसका AM निकालो, तब तो AM निकालना ही है। या आपको बोल दे इसका GM निकालो तो GM निकालना है, या आपको बोल दे HM निकालो तो HM निकालना है। तो ज्यादातर क्वेश्चंस में तो ये दिया हुआ ही आता है कि HM निकालना है, AM निकालना है या GM निकालना है। लेकिन अगर औसत गति पूछ ले तो ये हमें अंडरस्टूड होना चाहिए कि औसत गति में वो तुम्हें बताएगा नहीं कि HM निकालो। ये तुम्हें पता होना चाहिए कि औसत गति या एवरेज स्पीड जब निकालनी है ना, तो हमेशा क्या काम आता है? हार्मोनिक में। ठीक है, तो तब आपको बताएगा वो। जैसे ये क्वेश्चन है, आपको पूछे इसका बताओ, HM बताओ, AM बताओ, या कुछ भी नहीं बोले, आप ये बोलना चाह रहे हो कि सर ये प्रश्न आ गया और आपसे पूछे इसका औसत निकालो, और ये नहीं बताए कौन सा औसत निकालना है, तो फिर AM निकलेगा। कुछ नहीं बोला इसका मतलब जो सबसे फेमस है ना वो निकलेगा।
ठीक है ना। लेकिन जब औसत गति पूछता है तो हमेशा क्या निकलेगा, HM ही निकलेगा। और गुणात्मक माध्य केवल कौन सी संख्याओं का निकलता है, या सॉरी गुणात्मक माध्य केवल धनात्मक संख्याओं का निकलता है। nth रूट की बात हम किस में करते हैं, गुणात्मक माध्य में करते हैं। तो ये हेडिंग लगा के अपन छोड़ देते हैं। कौन सी हेडिंग, रिलेशन बिटवीन AM ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अंक गणितीय माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य में संबंध। रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम उल्टा, कहां हो रहा है GM में उल्टा, मम्मा बेटे तीर लगा कर लिखे हो ना, अभी तीर वो एरो लगाया था ना मैंने, तूने वो लिख लिया ना। अगर फिर भी नहीं आया तो मतलब क्लास रिकॉर्डिंग देख लेना एक बार तो दिख जाएगा। देखो मैं ये बोल रहा हूं क्योंकि जब कोई लंबी सी लाइन लिखी हुई आए और वहां शब्द लिखा हुआ है व्युत्क्रम, हाँ एक बार भी आए तो भी यही मानना है, लेकिन रियल में 2 बार शब्द आना चाहिए। व्युत्क्रम या क्या लिखा हुआ है, रेसिप्रोकल। तो आंसर क्या करके आओगे, और अगर लंबी सी लाइनें आए और तुम्हें बोले nth रूट, या हिंदी में बोलूं तो क्या लिखा हुआ है, nवा मूल, तो क्या आंसर करके आओगे, ये इतनी सी बात है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा हिसाब नहीं है, सरल सी बात है। तो ये रिलेशन जो है ये अपन कल की क्लास में, एक तो मैंने ओरली तो तुम्हें बता दिया, लेकिन एक और रिलेशन होता है वो मैंने बताया नहीं, वो मैं कल उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कर लेंगे। और ये जो आज लिखाए हैं रिलेशन ये मैं बता दूंगा कि जब संख्याएं समान होगी तो क्या होगा, असमान होगी तो क्या होगा, और कुछ नहीं बोले तो क्या होगा, ये मैंने आपको बता तो दिया ओरली। तो कल अपन इसको लिख लेंगे। और मैं फिर आपको बोल रहा हूं कि भैया आप 5-7 दिन तो एकदम रिलैक्स मोड में रहे हैं ना, ज्यादा लोड नहीं ले। कोई पुराने खिलाड़ी भी है ना जिन्होंने तैयारी की है, जिनका कोई 2-5 क्वेश्चनों से ही रह गया है, उनको भी ज्यादा लोड नहीं लेना है, कम पढ़ो एक बार शुरू में, 10 दिन में 15 दिन में अपनी गाड़ी गर्म होगी तो स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक है। और राजस्थान का एकीकरण, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगले 5 दिन में सब लोग थोड़ा थोड़ा पढ़े, है ना। लास्ट में 5 दिन बाद या हर दिन 2-5 मिनट में इस पे चर्चा करता रहूंगा, ठीक है, ताकि अपन केवल सब्जेक्ट में अपने मान लो नंबर आ गए 130 प्लस और उधर बन ही नहीं रहे 60 जो चाहिए, तो भी कोई फायदा नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा अपनी चर्चाएं होती रहे, मेरा जो अनुभव है, जो मेरा नॉलेज है, उसका आपको थोड़ा बहुत भी फायदा मिले तो मेरे लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है ना। और वही टॉपिक मैं आपको बोलूंगा जो इम्पोर्टेंट है ना। फिर जैसे जैसे आप तैयारी आपकी बढ़ती जाएगी कि करंट जीके कैसे पढ़ना है, टाइम कम है तो सबसे पहले अगर छोड़ना भी है तो क्या छोड़ना है, और पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है फर्स्ट पेपर में। तो बच्चा क्या होता है, जो चीज एग्जाम में कम आती है या पढ़ने के बाद भी गलत हो जाती है वो तो पहले पढ़ता है, और जो चीज एग्जाम में ज्यादा आती है और एक बार 2 बार पढ़ने से एग्जाम में सही हो जाती है वो पढ़ता है कम और वो छोड़ जाता है। तो ये गलतियां आप नहीं करो, इसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरा एक्सपीरियंस है या जो हमने पढ़ा है उसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा मैं बताता रहूं। सेकंड पेपर की स्पीड बढ़ जाएगी थोड़ा, एक तो बोर्ड वाला जो अपना मामला है वो बदल जाएगा तब, और मैं खुद भी जानबूझ के भी नहीं चाहता कि एक बार स्पीड ज्यादा बढ़े, ठीक है। तो थैंक यू भैया, आज की क्लास आपकी पूरी होती है।